Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 1. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. I am going to start lecture number 17 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail, that is what is ionization energy. So let's start. First of all, we define what is ionization energy. Simply, we can say the ionization energy of an element is the minimum amount of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state. अब इसी डेफिनेशन को हम इस एटम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ हमने एक सिंपल एटम को कंसीडर किया है, दैट इज लिथियम एटम। लिथियम एटम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 ही प्रोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये पहले मदार में मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। हमेशा आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही रिमूव किया जाता है टू आयोनाइज एन एटम। अब इस केस में ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बनता है। लिथियम के एटम के केस में सेकेंड शेल जो है ये आउटर मोस्ट शेल है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पीछे लिथियम आयन बनेगा इसको, और वो एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए रिक्वायर होगी, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती क्यों है? इनफैक्ट होता ये है कि ये आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन और सेंटर में मौजूद ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उस अट्रैक्शन की फोर्स को ओवरकम करना और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना, तो ये खुद ब खुद तो हो नहीं सकता। इसके लिए सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। जैसा कि आप इस फिग में भी देखें, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सर्टन फोर्स इज अप्लाइंग, तो ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं और फोर्सफुली इस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है इसको रिमूव करते हैं। और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove this outermost electron is known as the ionization energy for lithium atom. अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मुख्तलिफ एटम्स के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसके लिए कुछ शराइत होती हैं कि किस तरह से। पहला ये कि जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है वो हर हाल में आउटरमोस्ट शेल में होना चाहिए। दूसरी बात, जिस एटम से हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है कि वो ऐसा एटम हो जो बिल्कुल अकेला हो, यानी वो वेपोराइज हो के अकेला इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा हो। और तीसरा इसकी ये होती है शर्त कि वो ग्राउंड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में ना हो। सो अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हमने सबसे आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होता है उस वक्त जब एटम आइसोलेट हो, गैसियस स्टेट में हो और ग्राउंड स्टेट में हो। उसी सूरत में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। जी, अब हम फर्दर देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी उन एटम्स के अंदर किस तरह से स्टडी होती है जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं जिन यूनिट्स में, दैट इज किलो जॉल पर मोल। Elements with greater number of electrons have more than one values of ionization energy. अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब जैसे कि अभी मैंने आपको लिथियम एटम की एग्जांपल दी, ये लिथियम एटम है, इसके अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो दूसरा और आखिरी मदार है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर हम लिथियम एटम को आयोनाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, यानी सिर्फ 1 आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब बेरिलियम एटम जो कि सेकंड है, दैट इज बेरिलियम एटम, इसको हम कंसीडर करते हैं। इसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पहले मदार में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला और ये वाला।
अब इसका जो आखिरी मदार है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम को आयनाइज करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आखिरी मदार से रिमूव होंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे तो इट मीन्स हम 2 तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। अब हम बोरोन की तरफ आते हैं। बोरोन के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप नोट करें तो पहले मदार के अंदर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने लाइन लगा के ज्वाइन किया है। अब जो आखिरी मदार है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये वाले और एक ये वाला। अब आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होना है, ठीक है। तो जब आखिरी मदार के 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो हम कहेंगे कि बोरोन आयन बनता है। अब ये एटम आयोनाइज हुआ। जब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जैसा कि लिथियम के केस में, तो हम उसको कहते हैं ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। बेरिलियम के केस में जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के जरिए होगा, और जब आखिरी मदार का दूसरा होगा तो हम कहेंगे ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह से जब हम बोरोन लेंगे तो बोरोन में हम कहेंगे कि जब पहला ये वाला एटम रिमूव होगा तो हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब सेकेंड रिमूव हुआ तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब हम थर्ड हुआ तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ग्रेटर हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जी, अब हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन कंसीडरिंग एन इनिशियली न्यूट्रल एटम, सबसे पहले तो एक न्यूट्रल एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से एक्सपेल होंगे इलेक्ट्रॉन। एक्सपेलिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर लेस एनर्जी देन एक्सपेलिंग द सेकेंड। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उसे I1 लिखते हैं। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसको हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, I2। और जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है आखिरी मदार, एक ही एटम के आखिरी मदार से, तो हम उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या I3 कहते हैं। अब कौन सी एनर्जी ऐसी है जो कि ज्यादा है? जाहिर है ये तीनों एनर्जीज वैल्यू आपस में इक्वल तो नहीं होती। सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो I3 की होती है, यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे नंबर पे ये वाली सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर सबसे कम किसकी होती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस चीज़ को कि क्यों सबसे ज़्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, दूसरे नंबर पे सेकेंड, और सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, इस चीज़ को हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। जी, अब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज को स्टडी करते हैं वन बाय वन करके और एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज को डिस्कस करेंगे। द सिंबल I1 स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने आपको बता भी दिया। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसा कि सिंबल खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, I मीन आयोनाइजेशन और 1 में फर्स्ट, यानी कि ऐसी एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। यानी एक न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम के आखिरी मदार में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। क्योंकि हमने न्यूट्रल एटम के आखिरी मदार में से निकाला है तो इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस चीज़ को हम इससे एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सोडियम एटम है। अब यहाँ पे आप नोट करें, ये यहाँ पे ये देखिए सोडियम और साथ जी लिखा हुआ है। जी होता है गैस के लिए। इट मीन्स यहाँ पे ये जी रिप्रेजेंट करता है कि हेयर सोडियम इज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म। अब जैसा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है। अब इस सोडियम जो कि आइसोलेटेड भी है, ग्राउंड स्टेट में भी है, इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले मदार में 2 आपको दिख रहे हैं, ये पहला मदार है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाले देखें सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी मदार उसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब इस आखिरी मदार ने ही यहाँ से रिमूव होना है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए रिक्वायर है, दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो आखिरी मदार वेकेंट हो गया, खाली हो गया, इसलिए ये एटम अब आयन बनता है तो इस साइज में आता है। अब सोडियम एटम के अंदर 3 शेल होते हैं, लेकिन जब सोडियम आयन बनता है तो इसके अंदर 2 शेल होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन तो जाहिर है इस प्रोसेस के दौरान रिमूव हो जाता है। अब हम इक्वेशन को देखते हैं। अब इक्वेशन में देखें तो ये सोडियम आइसोलेटेड एटम है। अब ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमने इसको प्रोवाइड की एज अ रिजल्ट
हमारे पास ये सोडियम आयन बना और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। और इस प्रोसेस के दौरान जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 496 किलो जॉल पर मोल, मीन्स इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove this electron from the outermost shell of an sodium atom। जी, अब हम आते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा कि टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि सेकेंड नंबर वाली, अब सिंबल I2 हम लगाते हैं। I का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 फॉर सेकेंड के लिए, यानी द सिंबल I2 स्टैंड फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम विद अ पॉजिटिव 1 चार्ज। पहले हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिमूव करना है जो कि न्यूट्रल एटम था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो है जिसको रिमूव करेंगे उस एटम से जो कि आयन की फॉर्म में है और उसके ऊपर +1 चार्ज है। अब इस चीज को, इस पॉइंट को हम फर्दर क्लियर अभी करेंगे। यहाँ पे इस स्लाइड पे इस पूरे प्रोसेस को इकट्ठा शो किया गया है। जैसा कि ये मैग्नीशियम एटम है, इसके अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। पहले मदार में 2, दूसरे में 8 और आखिरी जो तीसरा मदार है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक और ये वाला एक, वो इस प्रोसेस में रिमूव होके कहाँ आ गए, ये यहाँ पे देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो वाले हैं जो कि आखिरी मदार से रिमूव हो गए। अब एज अ रिजल्ट आखिरी मदार खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखें, ये आखिरी मदार खत्म हो गया, खाली है, वेकेंट है, और बाकी पहला और दूसरे मदार को शो किया गया है। यहाँ पे जो चीज बनी दैट इज मैग्नीशियम आयन, और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से आखिरी मदार से रिमूव हुए। अब यहाँ पे इकट्ठा प्रोसेस शो किया गया है, यानी मीन्स आपको नजर भी आ रहा है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी ऐसे एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं जिसमें आउटरमोस्ट शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो हम ये नहीं कहते कि आखिरी मदार के 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे निकल गए हैं या आखिरी मदार के 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे निकल गए हैं। हमेशा पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एक स्टेप में, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर उसी एटम के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन फिर वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलता है वो +1 चार्ज से निकलेगा। अब इसी चीज को हम 2 स्टेप में इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें ये हमारे पास मैग्नीशियम आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट में एटम है, इसलिए यहाँ पे गैस या ये G ब्रैकेट में लिखते हैं। अब पहले क्या हुआ, पहले इसके अंदर से ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, और जब मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक निकला तो इसके ऊपर मैग्नीशियम +1 चार्ज आ गया। अब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 738 किलो जॉल पर मोल, मींस 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम। अब यहाँ पे एटम्स की फॉर्म में देखें, ये मैग्नीशियम एटम है, ये उसी तरह से इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहले मदार के 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे में 8 और तीसरे मदार में एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें, नोट करें कि इन दो जो जिनको मैंने सर्कल किया जो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन है, इनमें से सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, दोनों नहीं निकले, एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पीछे मैग्नीशियम आयन बना। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकाला है, अब यहाँ पे क्रॉस लगा, इट मीन्स ये निकला, या एक ही बात है, यहाँ पे भी ये क्रॉस हम लगा लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं कि एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं इसको हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैंने आपको शो करवाया कि निकल रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg+1 ये वाली चीज हमारे पास ये यहाँ पे बनी है। अब इसका जो सेकेंड स्टेप है दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये मैग्नीशियम आयन था, यानी कि ये +1 चार्ज वाला मैग्नीशियम आयन था, इसके अंदर ये गैसियस फॉर्म में था, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव हुआ तो ये मैग्नीशियम हमारे पास डाई पॉजिटिव कैटाइन आयन बन जाता है। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट थी इसको निकालने में दैट इज 1451, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम आयन के ऊपर +1 चार्ज है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले पिछली स्लाइड पे हमने देखा कि निकल चुका है। अब यहाँ से ये सेकेंड
ये यहाँ U निकलेगा, ठीक है। अब आखिरी मदार के यहाँ देखें दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और इसके ऊपर +2 चार्ज आया, यानी 2 स्टेप में ये प्रोसेस हुआ। पहले मैग्नीशियम एटम के आखिरी मदार से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि उसको निकालने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन जब हमने +1 आयन से मैग्नीशियम आयन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके निकालने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज़ 1451। अब इस चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्लेन करें कि क्यों ऐसा होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब इस चीज़ को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल हालत में प्रेजेंट है, यानी उस न्यूट्रल हालत में वो जो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो कितनी है, इतनी है जितने के बैलेंस एक एटम न्यूट्रल एटम में होती है। यानी कि क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में बराबर है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स के खास वैल्यू है जो कि अट्रैक्ट कर रही है आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को, और उस आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस के साथ अटैच है उसको हमने निकालना है। जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, मसलन इस केस में एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया है। अब इस केस में जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब लेकिन प्रोटॉन तो सेम है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, प्रोटॉन सेम है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा शिद्दत से अट्रैक्ट करेगा आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन। पहले वो आखिरी मदार के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वो एक को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा शिद्दत से अट्रैक्ट करेगा। जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ गई है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इस पूरे एटम के ऊपर दूसरी रीज़न ये है कि इस पूरे एटम के ऊपर क्योंकि +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज होने की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा। तो ये फोर्सेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को। अब हम देखते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये भी बहुत सिंपल है, ये उन एटम्स के लिए है जिन एटम्स के आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज I3। अब I3 स्टैंड फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। द सिंबल I3 स्टैंड फॉर द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम विद अ +2 चार्ज। अब यानी कि इसी के अंदर 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब एल्यूमिनियम एटम के आखिरी मदार से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब दूसरा निकला, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जब तीसरा निकला। तो ये एल्यूमिनियम एटम है, इसके अंदर से ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं आखिरी मदार से और ये हमारे पास एल्यूमिनियम आयन बनता है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करवाती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसके फिर आगे 3 स्टेप हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे हम मज़ीद डिटेल देखते हैं। अब इसमें आप नोट करें कि ये एल्यूमिनियम एटम है जो कि गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म में है। इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्या बना, एल्यूमिनियम आयन बन गया। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और इसकी वैल्यू है 580 किलो जॉल पर मोल। अब आप नोट करें कि जो इसका सेकेंड स्टेप होगा ये वाला, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से नहीं निकला, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, ये यूनी पॉजिटिव आयन से निकला, Al+1। अब जब Al+1 जिसमें से ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, तो हमारे पास ये बन गया एल्यूमिनियम +2। अब यहाँ पे आप देखें तो I2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक सर्टन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता था इसके न्यूक्लियस के साथ, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम आयन है ये वाला ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कुव्वत के साथ इस एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन शो करता है। जाहिर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत थी। अब इसी तरह देखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फिर इसमें से
ये Al+2 इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट इज दिस वन। अब जब एल्यूमिनियम+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास एल्यूमिनियम+3 आ जाएगा। अब आप देखिए ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू है 2750 किलो जॉल पर मोल। अब आप एक चीज नोट करें कि ये कितनी ज्यादा है सेकेंड के मुकाबले में भी, रीजन कि ये इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम+2 के न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन द सेम, और क्योंकि आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस न्यूक्लियस की इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी I3 ज्यादा है I2 के मुकाबले में, और I2 ज्यादा है I1 के मुकाबले में। Each succeeding ionization energy is larger than the preceding energy, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। This means that ionization energy के ये ऑर्डर होगी, सबसे ज्यादा कौन सी होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।